Hello student, good morning. How are you? Now you are studying solid state. I hope understanding every point. Now today I will discuss about the yesterday we discussed the number. What number of constituent atoms in the molecule crystalline structure. Now we will see here. Once again you can see here in simple cubic there is 8 atom on the corner, therefore contribution of atom is 1. Contribution of atom is 1 by 8. Okay, I think suppose you think here is 1 atom. Okay, it is a unit cell. Suppose there is a crystal, there is a crystal. Okay, and here is bond. Another is crystal is associated here. One crystal is above this. Okay, this way you can see that if one crystal is just above this, another crystal is just behind this. Okay, another crystal is just attached with this side. Okay, suppose it is surrounded by 4 crystalline structure, 4 unit cell. Okay, then what will be happen? This one atom is means 1/8 part of this atom. 1/8 part of this atom is contributed to this one. कहने का मतलब है कि एक यूनिट सेल में अगर यहाँ पे एक एटम है तो ये एक एटम 8 यूनिट सेल से जुड़े होते हैं अगर किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल की बात करते हैं तो अब ये एक एटम का जो है 8वां हिस्सा केवल इस यूनिट के काम आएगा। तो 8वां हिस्सा इधर, 8वां हिस्सा इधर, 8वां हिस्सा इधर, यानी कि 1/8 पार्ट ही एक एटम का कंट्रीब्यूट करता है। तो जहाँ पे केवल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक, जहाँ पे केवल 8 कॉर्नर पे एटम है, तो वहाँ 1/8 हो जाएगा और इक्वल टू 1 आएगा। फेस सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही और 6 फेस पे होंगे। तो जो फेस पे होंगे वो अगले सेल के लिए, अगली यूनिट के लिए क्या करेंगे? हाफ हाफ कंट्रीब्यूट होंगे। तो हमने कहा कि सपोज कि इस वाले यूनिट के साथ एक दूसरी यूनिट इधर लगी हुई है, सपोज। ओके, तो ये हाफ जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए काम करेगा, हाफ इसके लिए काम करेगा, हाफ इसके लिए और हाफ इसके लिए काम करेगा। ओके, बात समझ आई? तो इसका मतलब इस एटम का कंट्रीब्यूशन इसके लिए हाफ है। तो अगर 6 फेजेज हैं तो 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। 1 इसका और 3 इसका, इक्वल टू 4 हो गया। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो हमने बताया बॉडी सेंटर में एक ही सेल के अंदर पूरा एटम है तो वो एटम उसी का है, उसी यूनिट सेल का है, किसी के साथ, किसी अदर यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट नहीं होगा। तो 1 ये और 1 ये सेंटर वाला 2 एटम हो गए, यानी ये 2 एटम मिला करके कंस्टिट्यूट होता है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब इसके बाद एंड सेंटर की अगर बात करते हैं तो ये 1/8 तो कॉर्नर वाला सब में रहेगा। अब एंड सेंटर किसी 2 ही एंड पे होगा तो 2 एंड पे है तो 2 ही फेस इन्वॉल्व है। अगर 2 फेस इन्वॉल्व है तो 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में टोटल आ जाएगा 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो टोटल हो गया कितना? 2। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में कंट्रीब्यूशन एक एटम का है, फेस में 4 का है, बॉडी में 2 का है और एंड में 2 का है। ठीक है, अब हम 7 क्रिस्टल सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, अब इस
आधार पे जो है क्रिस्टल सिस्टम के आधार पे 230 टाइप के क्रिस्टल फॉर्म्स हैं और जिनको कि 14 टाइप के स्पेसिफिक लैटिस ग्रुप में बांटा गया है। इन सारे को डिवाइड करके 14 स्पेस लैटिस ग्रुप में बांट दिया गया, ग्रुप किया गया है 14 में। 230 को 14 ग्रुप में बनाया गया जिसको ब्रेवियास लैटिस कहते हैं, ठीक है। और इस बेस पे उनकी जो सिमेट्री है और 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेसियल एंगल एंड एक्सिस। एंगल एक्स और एक्सिस के बेस पे 7 टाइप के यहाँ पे क्रिस्टल दिखाए जा रहे हैं। अब ये 7 टाइप के क्रिस्टल में क्या क्या है, एक तो जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ट्राइगोनल क्रिस्टल होता है, रोम्बॉइडल क्रिस्टल होता है, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होगा। बुक में देखा होगा कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरफेस और एक्सिस में देखेंगे तो जो एज ए है, एज बी है, एज सी है, ठीक है। 3 एजेज होते हैं ना, तो ये तीनों एज बराबर होंगे और उनका अल्फा बीटा जो गामा एंगल है वह एंगल भी बराबर होगा। अब ये एंगल कहाँ पे, एज कहाँ पे, एक बार फिर से हम ऊपर जाके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 एंगल बना है। एक एंगल तो यहाँ बना है, एक एंगल ये बना है इसके बीच में, एक एंगल इसके बीच में बना है, यहाँ बना है, और जो तीसरा एंगल बना है वो इसके बीच में बना है, इसके और इसके बीच में 3 एंगल हो गए ना। तो अल्फा बीटा गामा, और ये होगा ए बी सी, ये एजेज हो गए। ए अगर ये है, ए बी सी, ये 3 हो गए। इसको हम ए दिखा सकते हैं, इसको हम बी दिखा सकते हैं, और इस वाले को हम सी दिखा सकते हैं। तो ये बी सी समझ में आ गया। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हो गया। बुक के हिसाब से अपना देख लेना, अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है। अब इनके एंगल और इनकी लेंथ के बेस पे 7 बना दिए गए। 7 क्या क्या है, अगर तीनों एज लेंथ या इंटरसेप्ट या एक्सिस, अब उसी को हम जो भी नाम दे दें, अगर तीनों बराबर हैं और एंगल तीनों बराबर हैं, 90 डिग्री होंगे। अगर तीनों बराबर होंगे तो एंगल भी तीनों 90 डिग्री होंगे। ट्राइगोनल में क्या होता है, ए और बी बराबर होता है मगर बी और सी बराबर नहीं होते हैं, मगर एंगल सब बराबर होते हैं। रम्बॉइडल में क्या होता है, ये तीनों बराबर होते हैं लेकिन 2 एंगल अल्फा बीटा बराबर होता है, ये तीनों जो है 90 के बराबर नहीं होते हैं। है बस सुने, इसमें क्या ये तीनों बराबर नहीं है आर्थोरोम्बिक में, लेकिन एंगल बराबर है 90 डिग्री के। मोनोक्लिनिक में ये दोनों बराबर नहीं, ये तीनों बराबर नहीं है, मगर 2 के बीच में अल्फा और गामा के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन बीटा का 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। इसी तरह से ट्राई क्लिनिक है। तो अब ट्राई क्लिनिक में जो है कि यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है और तीनों के एंगल भी बराबर नहीं है 90 डिग्री। हेक्सागोनल में क्या है कि ए और बी बराबर है मगर सी बराबर तो नहीं है। तो यहाँ एंगल क्या है, ए और बी के अल्फा बीटा के बीच में 90 डिग्री है और गामा के बीच में 120 डिग्री है। अब इसमें सब में फेस सेंटर जोड़ लें, बॉडी सेंटर जोड़ लें, एंड सेंटर जोड़ लें और सिंपल क्यूबिक छोड़ करके, तो आप खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर दो दो भी अगर है तो 14 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। 3 है तो कितने हो जाएंगे, तो ऐसे जोड़ करके सबके हो जाते हैं 230 टाइप के हो जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन?
इसमें हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ये रेशियो है, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल टू दैट ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, कहने का मतलब कि एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से एक एटम के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब किसी क्यूब के अंदर कितने एटम हैं। सपोज अगर हम सिंपल क्यूबिक लेंगे तो 1 ही एटम है, तो 1 एटम का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम रख देंगे, सिंपल सा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन आता है, हम सिंपल क्यूबिक के लिए निकालते हैं तो 1 एटम आता है। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। जैसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सपोज ये ए है, ठीक है, और इसका रेडियस अगर हम निकालेंगे, सपोज करो कि देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट ए मिनट, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये एक एटम है यहाँ, ठीक है, और ये दूसरा एटम है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लिए ए। तो अब ये जो डिस्टेंस होगी, इसका जो रेडियस होगा यहाँ तक, वो क्या होगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है, a/2। अब ऐसे देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, एक ही एटम है। यहाँ पे जो है कि 2 पाई आर क्यूब हो गया, किसका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन पी एफ इक्वल टू, प्रोविडेंट फंड मत समझ लेना भाई, पी एफ इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
ठीक है। ये नंबर ऑफ एटम कितने हैं और वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ही स्फीयर है प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में, तो यहाँ पे एक का रखा गया है और यहाँ पे दो हैं। मीन्स यहाँ पे ये यूनिट जो क्यूब का वॉल्यूम हो गया, केवल एक क्यूब है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 52.4। बात समझ आ रही? पैकिंग का मतलब क्या होगी, जैसे सपोज करो कि हम अपनी जर्नी लाइफ में कहीं जर्नी करने जाते हैं, तो हम एक ऐसा बैग चूज़ करते हैं कि जिसके अंदर मैक्सिमम आर्टिकल्स आ जाए। ठीक है। अब उस मैक्सिमम आर्टिकल अगर कोई बैग रख सकता है सिंगल बैग में, तो उसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए बहुत इफ़िशियंट है। ठीक है। अब अगर हम उसकी इफ़िशियंसी निकालनी है तो क्या करेंगे कि कितने हमने कपड़े रखे, उनके नंबर, और अगर सारे सेम साइज़ के कपड़े हैं तो एक कपड़े का वॉल्यूम निकाल दिया, उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया उस बैग के वॉल्यूम से, तो हमें उसका पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के लिए आता है 52.4। आई थिंक अब समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह फेस सेंटर्ड की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो है कि अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हर फेस पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो ये एक क्यूब बन गया। ठीक है। इस क्यूब में हम देखेंगे कि अगर जो फेस है, थोड़ा स्ट्रक्चर सही से नहीं बन रहा है। अब सपोज एक एटम यहाँ पे है, ठीक है। अब एक यहाँ फेस पे है, स्फीयर यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ठीक है। एक स्फीयर यहाँ बना देते हैं, एक स्फीयर यहाँ बना देते हैं। तो ये यहाँ से अगर हम देखें तो एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल मिला, तो हमें इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब इस बेस पे हम देखते हैं कि 4 एटम, यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो रेडियस √2a/4 आएगा, और जो डिस्टेंस आएगी वो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आएगी, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं क्यूब है, तो क्यूब का जो है कि इंटरनल क्या आता है, वो अगर चारों बराबर है, ये सारे चारों बराबर हैं, तो ये अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ए है, ये सपोज ए है, ये ए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। ठीक है। रेडियस अगर निकालेंगे तो √2a/4 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अगर हम रखेंगे तो ये आएगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रखेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें मिलेगा 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4/4r/√2
आर क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू आएगी 7.74 आर 74%। यानी अगर फेस सेंटर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा एटम ऑक्यूपाई हुए हैं, बहुत ज़्यादा एटम हैं। इसी तरह से हम बॉडी सेंटर को देखेंगे तो अब एटम को हम यहाँ बीच में रख देंगे, यहाँ बीच में। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, और हमें यहाँ से यहाँ देखना पड़ेगा ये नीचे। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे निकालना है और इसे निकालना है, और एक एटम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक एटम यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा और एक चीज़ यहाँ पे ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डायगोनल है √3a/2 और r है जो यहाँ पे √3a/4, और यहाँ पैकिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ एटम 2 आता है कैलकुलेट करने पे, n की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है इतना हो जाएगा, और ये जो है कि वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट इतनी हो जाएगी, और यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे तो 68% आएगा। कुछ करना नहीं है, इसको बस क्यूब को ओपन करना है, आर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी किसी का कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे प्रिमिटिव जो सेल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है। और जबकि बाकी की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें किसका मिला, हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है सबसे ज़्यादा हमें एफिशिएंसी मिलती है किसकी, फेस सेंटर्ड की। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एटम ऑक्यूपाई होते हैं। यहाँ पे प्रिमिटिव में सबसे कम मिलती है, यानी ये वैकेंट स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ वैकेंट स्पेस कम है, मगर यहाँ भी वैकेंट स्पेस इसके कंपैरिजन में यहाँ वैकेंट स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो मोस्ट एफिशिएंट कौन हो गया, फेस सेंटर्ड। लास्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कितने, इसमें तो सिंपल सी बात है कि एक क्यूब के स्ट्रक्चर में अगर हम एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक एटम के कांटेक्ट में कितने एटम हैं, क्रिस्टल लैटिस कोई भी उठा करके देख लो, तो उसमें एक कोई एटम पोजीशन को फिक्स करते हैं। मान लो हम किसी कॉर्नर का एक एटम लेते हैं, उस कॉर्नर के एटम से इमीडिएटली कितने एटम अटैच हैं, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे सिंपल क्यूबिक में हम देखेंगे तो 6 एटम मिलेंगे, 6 एटम, नॉट 8, 6 एटम इमीडिएट में होंगे, 2 जो है कि छूट जाएंगे। और बॉडी सेंटर में देखेंगे तो 8 मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। फेस सेंटर में देखेंगे तो एक एटम के इमीडिएट कांटेक्ट में जो है 12 होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 12 हो गया। और ये याद रखना है कि जितना हायर जो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, सॉरी जो प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये समझ गए कि कितना किसी भी कॉर्नर पे एक एटम है। अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे ऊपर चलते लेते हैं, जैसे ये एटम है, इस एटम के इमीडिएट कांटेक्ट में कितने हैं, ये एटम हो सकता है इमीडिएट कांटेक्ट में, ये एटम हो सकता है इमीडिएट कांटेक्ट में, ये वाला एटम हो सकता है इमीडिएट कांटेक्ट में, ये एटम हो सकता है इमीडिएट कांटेक्ट में, ये हो सकता है और ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 एटम नहीं होंगे, ठीक है, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा, 2 एटम नहीं होंगे, 6 एटम तो इसके इमीडिएट कांटेक्ट में होंगे। तो वैसे कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल के केस में क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब फेस के केस में क्या हो जाएगा, एक तो ये भी आ जाएगा, हर फेस के आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के जो वहाँ पे 12 हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर बस देखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल का कितना होता है, 6 है, बॉडी सेंटर का 8 है और फेस सेंटर का 12 है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट
क्लोज पैकिंग क्रिस्टल। अभी हमने पैकिंग इफिशियंसी देख लिया कि बैग के अंदर कितने हम क्लॉथ, कितने आर्टिकल्स अरेंज कर सकते हैं। अब हम किस तरह से यहाँ पे अरेंज करने पे आया, जैसे सिंपल है, सिंपल क्यूबिक है। अब एक के ऊपर एक हमने एटम रख दिए, बस एक के एक ऊपर हमने एटम रख दिए। अब हमें क्या देखना है, जैसे ये सेंट्रल एटम है, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में ये है, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में ये है, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में ये, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में ये है। ठीक है, 4 इमीडिएट कांटेक्ट में है। अब इसके ऊपर अगर रखा जाएगा तो बढ़ जाएंगे, इसके नीचे रखा जाएगा लेयर, तो ये 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में हम देख रहे हैं, एक्स वाई जेड में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 52.4 है, 52.4 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, क्योंकि एक एटम के इमीडिएट कांटेक्ट में कितने हैं, 4 हैं बस। ये सब इमीडिएट कांटेक्ट नहीं लेंगे हम, इनके सेंटर आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर इमेजिन करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये। नेक्स्ट अब इसके बाद हम आते हैं हेक्सागोनल में, देखते हैं हेक्सागोनल में क्या है। एक लेयर हमने लगा दी। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और कि जो यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या वायर्ड है, खाली जगह जो है क्या है, ये स्पेस जो दिख रहा है ये वायर्ड है। अब यहाँ पे हमने एक लेयर मान लो ऑरेंज लगा दिया, ठेले पर देखा होगा, ऑरेंज लगाया। अब जो स्पेस है वायर्ड में, उसमें हमने एक एक रख दिए, उसके ऊपर जो स्पेस आया उसमें हमने रख दिया। ऐसे 3 लेयर बन गई 2 डायमेंशन में। अब इस सेंट्रल एटम के इमीडिएट कांटेक्ट में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर ये हो गया और इधर ये हो गया। तो ये जो शेप आ गया हेक्सागोनल हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो एक लेयर और बढ़ जाएगी, एक लेयर क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो लेयर बढ़ेगी तो वायर्ड कम होते जाएंगे। लेकिन जो अगर सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे 3 डायमेंशन में, तो वहाँ पे क्या होगा कि वायर्ड तो हमें मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है, ठीक है, 3 डायमेंशन में, तब तो वायर्ड बहुत कम होंगे। ठीक है, क्यूबिक क्लोज और फेस सेंटर्ड में हमें वायर्ड मिलेंगे। अब इन बोथ दीज अरेंजमेंट, यानी कि जो क्यूबिक है और फेस सेंटर्ड है, 740/0 स्पेस है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर SCP और CCP ये अरेंजमेंट में 12 है। BCC में क्या है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशन में, इसके लिए आता है 12, इसके लिए आता है 8। क्लोज पैकिंग अगर क्यूबिक एटम की देखें, ठीक है, तो FCC में ज़्यादा है BCC से, और BCC में ज़्यादा सिंपल क्यूबिक से। जितने नोबल गैसेज होते हैं उनका CCP होता है, यानी SCP और CCP दोनों सेम है, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ दिया जाए जो SCP है। आई बात समझे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग यहाँ पे है और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो जितने नोबल गैस है उनका क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, केवल हीलियम है जिसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। वायर्ड हमने बता दिया कि स्पेस, कितने स्पेस हैं वो वायर्ड है। इम्पटी स्पेस और वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस बिटवीन द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द स्फीयर, यहाँ पे क्या है, ये वैकेंट स्पेस है। ठीक है, ये वैकेंट स्पेस है। इस वैकेंट स्पेस को हम जो है क्या बोलेंगे, वायर्ड। अब ये कैसा वायर्ड है, क्यों, कैसे बना है, 3 एटम ये हैं और एक चौथा एटम इसके ऊपर है, 4th एटम। तो ये 4 एटम के कारण जो वायर्ड है तो टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, अब इस वायर्ड का जो रेडियस है वो एक स्फीयर का रेडियस इंटू 0.225, ठीक है, इसके बीच में।
ठीक है। तो इस तरह का जो वायड बन गया वो टेट्राहेड्रल वायड है। अब अगर इसी में 6 एटम मिल गए, 3 नीचे के या 3 ऊपर के, अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको रख दिया, तो यहाँ जो एक छोटा सा स्पेस बचेगा वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल के केस में ये रेशियो मिलेगा वायड का टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला टॉपिक जो देखेंगे डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला यहाँ पे न्यूमेरिकल है, बुक में मिलेगा, वायड पे भी न्यूमेरिकल है, इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी पे भी न्यूमेरिकल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।